यानी हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का एक 5 साल पुराने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का विजुअल देखा, जिसमें वे कह रहे हैं कि किस तरह वे डिटेल एनालिसिस करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक कुछ ऐसा ही बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी का माइक्रो मैनेजमेंट का नजारा बनारस लोकसभा क्षेत्र पे उनके नॉमिनेशन फाइल करते समय भी देखा गया। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी अपना नामांकन पत्र भरते समय उनके बगल में एक शख्स बैठा हुआ है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हुए भी देखे गए। और ये शख्स कोई और नहीं, राम मंदिर का शुभ मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री जी हैं। बीजेपी ने गणेश्वर शास्त्री जी को अपना आवेदक बना के एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया। बीजेपी ने जैसे ही इनको अपना आवेदक बनाया और ये बात मीडिया में आई, तो लोगों के मन में जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो भावनात्मक भाव विभोर करने वाला जो दृश्य था, एक बार फिर से तरोताजा हो गया। और गणेश्वर शास्त्री जी को अपना आवेदक बना के बीजेपी ने एक बार फिर से लोगों को यह संदेश दिया कि सैकड़ों वर्ष पुराने इस मुद्दे को किसी ने सुलझाया तो पार्टी भाजपा है। इन 4 आवेदकों में गणेश्वर शास्त्री जी के अलावा बीजेपी ने 3 और लोगों को बनाया, जिसमें से संघ के ही एक प्रचारक रहे बैद्यनाथ पटेल, उनके अलावा पिछड़े समाज से आने वाले कुशवाहा मौर्य समाज के लालचंद कुशवाहा और एक दलित परिवार से आने वाले संजय सोनकर को अपना आवेदक बनाया। और इस तरह का प्रयोग बीजेपी ने पहली बार नहीं किया। इसके पहले आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार बनारस की सीट से अपना लोकसभा का नामांकन पत्र भरा, तो उन्होंने अपने 4 प्रस्तावकों में से पहला प्रस्तावक महामना मदन मोहन मालवीय जी के पौत्र गिरधर मालवीय को अपना आवेदक बनाया। और बनारस क्षेत्र के कबीर चौरा में बसने वाला बनारस घराना से संबंध रखने वाले शास्त्रीय गायक छन्नू लाल मिश्रा, मल्ला केवट जात से आने वाले वीरभद्र निषाद, और बनारस और भदोही क्षेत्र का पूरा इकोनॉमिक गतिविधि बुनकरों के इर्द गिर्द घूमती है, तो ऐसे में एक बुनकर समाज से आने वाले अशोक जी को अपना आवेदक बनाया। और इसी तरह 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े बनारस के घाटों में लाश और मुर्दे जलाने वाले डोम राजा को अपना आवेदक बना के लोगों को एक सामाजिक और राजनीतिक संदेश दिया था। और इस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट करके सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने के लिए किसी रिसोर्स और मनी और मसल पावर की जरूरत नहीं होती है। इस तरह के माइक्रो मैनेजमेंट विपक्षी पार्टी के सदस्य भी कर सकते हैं, और इन्हीं सब वजह से विपक्षी पार्टी बीजेपी से कोसों मील दूर हो जाती हैं और बाद में दोष ईवीएम को ठहराती हैं। इसके अलावा आपको याद होगा 2024 का चुनाव शुरू होने से पहले बीजेपी ने 400 पार का एक नारा दिया था, जिसमें वे बार बार कहते दिखे कि बीजेपी 370 और बीजेपी गठबंधन 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। वे चाहते तो ये भी कह सकते थे कि बीजेपी 400 सीटें जीतेगी, 350 सीटें जीतेगी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उन्होंने कहा कि बीजेपी 370 सीटें जीतेगी, जिससे वे बार बार बीजेपी का 370 सीटें आएगी कह के आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये भी याद दिलाते हैं कि बीजेपी ने ही धारा 370 को हटाया था। तो ऐसे में वोट देते वक्त इन बातों को ख्याल रखें। आज के इस अंक में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आगे आप तक इसी तरह का अनटोल्ड एनालिसिस पहुंचता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।